मैं कहता हूँ इस केस की ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। इमरान खान का भी फालूदा वाला निकलेगा। फॉरेन फंडिंग केस पानामा 2 बनेगा। इजाफा जो करने जा रहे हैं ये ₹1.95 का है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बिजली की कीमतों में ₹1.95 का इजाफा कर दिया है। ये फैसला हो गया है और इससे पहले भी बिजली की कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन ये मामला आज भी जब कीमतें बढ़ाने का ऐलान हो रहा था तो वज़रा ने पिछली हुकूमतों पर डाला। क्या बिजली की कीमतें मुसलसल जो तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में बढ़ रही हैं, इसकी जिम्मेदार पिछली हुकूमतें ही हैं या जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर भी आती है? इस मामले का आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे और साथ ही साथ जो गर्दिशी कर्जे हैं वो क्यों मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं इसका भी जायजा लिया जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे ब्रॉडशीट के मामले की कि जहां जस्टिस अजमत सईद शेख साहब को तहकीकाती कमेटी का सरबराह लगा दिया गया है और ये जो तहकीकाती कमेटी है इसके TORs जारी किए जा चुके हैं। 5 इसके मेन TORs हैं जिनके गिर्द ये सारी तहकीकात घूमेगी, लेकिन उनमें एक चीज़ मिसिंग है, वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में जो काबिल मुसवी का इल्ज़ाम है कि कुछ लोगों ने कट मांगा उससे, वो इन TORs के अंदर शामिल नहीं है मामला। बहरहाल ओवरऑल बाकी अपील के मामले पे जो जल्दी में पैसे अदा किए गए, ये सारे मामला जो हैं TORs का हिस्सा हैं। लेकिन क्या अजमत सईद शेख साहब जो खुद सन 2000 में नैब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं, क्या उन्हें इस तहकीकाती कमेटी का सरबराह लगाया जाना दुरुस्त फैसला है? और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ मामला चल रहा है उस पर खान साहब ने कल एक बड़ा खुला चैलेंज दिया था कि इसकी ओपन तहकीकात की जाए, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज़रा इस पर वजाहत आई है कि ओपन इसकी तहकीकात नहीं हो सकती। जो स्टीयरिंग कमेटी है वो JIT की तरह काम कर रही है और साथ ही साथ जो अकबर शेर बाबर के इल्ज़ामात थे स्टीयरिंग स्क्रूटनी कमेटी पर, उस पर भी जो एतराज़ात थे उस पर आज इलेक्शन कमीशन ने वजाहत जारी कर दी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम फैसलाबाद की बात करेंगे जहाँ आज एक नौजवान को पुलिस एहलकारों ने गाड़ी से उतार के कत्ल कर दिया। ये वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं पुलिस गर्दी के, और चूँकि मौजूदा हुकूमत है इसने इक़्तिदार में आने से पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा इस चीज़ का चर्चा रहा, इस बात का चर्चा रहा कि पुलिस को गैर सियासी बनाया जाएगा, पुलिस को प्रोफेशनल पुलिस बनाया जाएगा। KP की पुलिस की मिसालें दी जाती थी कि एक प्रोफेशनल पुलिस होगी, लेकिन वो पुलिस रिफॉर्म्स जिनका बहुत चर्चा रहा आज तक वो क्यों ना हो पाई कि इस तरह के वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इस्लामाबाद के बाद अब फैसलाबाद के अंदर भी वो वाक़यात दोबारा दोहराया गया है। ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नाज बलोच साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मलिक अहमद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, और कमल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रॉडशीट के मामले की। नाज़रीन ये मामला क्यों इंपॉर्टेंट है कि $29 मिलियन जो है वो आम पाकिस्तानियों का गया है इस सेटलमेंट के अंदर, इस अवार्ड के अंदर गया है एक बरतानवी कंपनी को, और इसमें आज इसकी तहकीकात के लिए हुकूमत ने जो तहकीकाती कमेटी अनाउंस की थी उसकी सरबराही दे दी गई है जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब को, जो पनामा JIT का हिस्सा भी थे, 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। और इससे पहले उनकी अगर माजी पे जाया जाए तो सन 1997 में ये एहतसाब ब्यूरो में स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, और इसके साथ साथ सन 2000 में जस्टिस अजमत सईद शेख साहब जो हैं ये नैब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं। और ये वो वक्त था 2000 कि जब ब्रॉडशीट के साथ नैब का मुआहदा हुआ। तो क्या अजमत सईद शेख साहब का जो तकर्रर है बतौर सरबराह तहकीकाती टीम ये एक बेहतर फैसला है, या फिर इन्हें इस कमेटी की दूसरी साइड पे यानी जिनसे सवाल पूछे जाने हैं उस साइड पे होना चाहिए? तो इस पे क्या कहेंगी आप? मलिक अहमद साहब पहले आपकी तरफ आते हैं, आप क्या कहेंगे कि ये बेहतर तकर्री है अजमत सईद शेख साहब की? जी समर, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए ये टू माय अंडरस्टैंडिंग जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे है, मैं बड़ा क्लियरली ये समझता हूँ कि ब्रॉडशीट का जो मामला है बेसिकली ये एक विच हंट थी, और ये विच हंट ऑनेस्टली जो थी वो सिर्फ फोकस थी शरीफ फैमिली पे
और जब शरीफ फैमिली की वो प्रॉपर्टीज़ जो कि एक हाइपोथेटिकल मैनर में ये अज्यूम कर लिया गया था कि वो इतनी वॉल्यूम की हैं, और जब वो मटेरियलाइज नहीं हो पा रही थी, यानी जो समझा जा रहा था कि वो इतनी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस भी नहीं थी, सिर्फ एक ऐसे एक हाइपोथेटिकल एक वो रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड बात करने की वजह से आगे जा रही थी। तो वो 2003 में इसके 3 फेजेस हैं इस ब्रॉडशीट की पूरी बात की। एक तो वो है जो कि पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर टर्मिनेट हुआ, फिर उनका जो ब्रॉडशीट वाले हैं उनका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्लेम करना, और वो एक जो उनका रिसीवेबल हो सकता था उसका ना मिलना, उसको कोर्ट में लेके जाना और फिर उसके ऊपर एक आर्बिट्रेशन होनी। तो ये सारी चीजें तो इन टीओआरस का हिस्सा हैं जो कमेटी जिनके गिर्द सारी तहकीकात घूमेंगी। ये टीओआरस का हिस्सा है सारी चीजें। लेकिन अजमत सईद शेख साहब का सरबराह बनना कमेटी का, इसको आप कैसे देखते? नहीं, देखिए मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ऑनेस्टली मेरा, क्योंकि शेख अजमत सईद को बतौर जज मुझे उनका बड़ा रिगार्ड है और उनकी मेरी एक अपनी पर्सनल रेपो भी है, तो मेरे अल्फाज मोहतात होंगे कि मैं क्या कहूँ। मुझे बड़ा एहतराम है उनका, लेकिन ये कमेटी की फॉर्मेशन एक कोर्ट ऑर्डर पे कमेटी फॉर्म करे कि देखिए कोर्ट ऑर्डर में तो क्लियरली लिखा हुआ है कि क्या क्या मामला है। अब कमेटी ने जो TORs के जो गवर्नमेंट समझ रही है कि वो TORs हैं, तो उसमें अगर तो उसमें ये भी ऐड करते कि जो वो क्लेमेंट हैं जिनकी अपील रिजेक्ट हुई या जिनको कुछ फैसला मिला, तो वो क्लेमेंट्स जो हैं उनको उनके और क्या क्या इल्ज़ामात हैं, तो कमेटी उसको भी देखती। तो फिर तो ये लगता कि एक इम्पार्शियल TORs के साथ, अब इसमें इंटेग्रिटी ऑफ द पर्सन ऑफ द कमेटी नहीं है, इंटेग्रिटी ऑफ द गवर्नमेंट जो TORs दे रही है उसका सवाल है। कमेटी आप अजमत सईद साहब के बजाय अगर आप साकिब निसार साहब का नाम लेते तो मैं राइट अवे ऑब्जेक्ट करता, क्योंकि उनका कंडक्ट ऐसा था। तो इस तरह की कोई बात जो है वो मेरा ख्याल है कि इसमें हुकूमत की बदनीति जो है बड़ी वाज़ेह है उसके TOR से। यानी आपको TORs पे एतराज़ है, आपको कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन पे एतराज़ नहीं है। नाज बलोच साहब, आपकी क्या राय है? TOR सामने आ चुके हैं। नहीं, मैंने आप नहीं देखें, आप नतीजा एक सेकंड क्विकली इन्फर करना जो है ना, वो इट वोंट बी अ राइट वे। मैंने तो आपसे कहा क्योंकि नाम एक ऐसे शख्स का आ गया कि मैं अपनी बात मोहतात कर रहा हूँ। वैसे तो ये मैंने आपसे ये कहा कि एक अदालती फैसले पर एक कमेटी तश्कील देना कि वो फैसला किन बुनियादों पर किया गया, तो उसके अंदर तो रीजंस रिकॉर्डेड हैं। ये TORs जो है, मेरा सवाल तो अभी अजमत सईद शेख साहब की सरबराही पे है ना, मेरा सवाल तो पर्टिकुलरली अजमत सईद शेख साहब पे था कि वो सरबराह होंगे। अब दो चीजें इसमें यानी कि ज़रा मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। मैं दोनों की बात कर लूँ, जरा मैं बयान कर दूं। मेरिट्स ये हैं कि वो खुद उस वक्त नैब का हिस्सा थे, वो अवेयर है सारी चीज़ों के हवाले से। उनके जब मुआहिदा हुआ सन 2000 में, वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे नैब के अंदर, वो आगाह होंगे सारे मामले से। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि वो चूंकि हिस्सा थे नैब का, तो मे भी उनसे भी कोई सवाल जवाब करना मकसूद हो। ये दोनों चीज़ें ना, देखिए यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर आप समझ रहे हैं कि हुकूमत का ये फैसला जो है ये इसके अंदर कोई बदनीति शामिल नहीं है, तो फिर उसके अंदर से ये सवालात उठने नहीं चाहिए थे। ठीक है, आपकी क्या राय है इस पे नाज बलोच साहबा? ये दुरुस्त तरफ जा रही है चीज़ें सारी ब्रॉडशीट की? एक तो उसमें जो एक हुकूमत ने कहा कि हम चाह इसलिए रहे हैं, जो TORs के अंदर लिखा है कि एक तो फैक्ट्स जो हैं हकायक सामने आए, दूसरी चीज़ है डिटर्मिन किया जाए अकाउंटेबिलिटी को, और लेसन्स लर्न किए जाएं कि आइंदा के लिए हम इस तरह की गलतियां आइंदा के लिए रिपीट ना करें। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी है, आपको इस पर मुतमईन आप इससे कि बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समर, बात यह है कि ब्रॉडशीट को जो $30 मिलियन पाकिस्तानी अवाम का दिया गया, एक तरफ वादा ये किया कि पाकिस्तान की लूटी हुई रकम जो यहाँ से लूट के बैरून मुल्क करप्शन करके मुंतकिल की गई है, तो वो रकम वापस लाई जाएगी। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा
यहाँ से लुट गया और वो जाके ब्रॉडशीट को मिल गया। तो बात यह है कि जहां पे आपने बैरून मुल्क से पैसा मुल्क में लाना था, वहां पे आपने मुल्क का पैसा जब बाहर किया तो उसका तो सवाल पैदा होता है। और ये किया किसने, अप्रूव किसने किया? अप्रूव आपकी कैबिनेट ने किया। जब कैबिनेट ने अप्रूव किया तो डेफिनेटली आप मुझे बताइए कि वही फिर खुद कॉन्स्टिट्यूट भी कर रहे हैं इंक्वायरी कमीशन, तो फिर आप मुझे बताइए, मुझे तो कहीं पर कोई फेयर प्ले नजर नहीं आ रहा। ये हुकूमत अपने आप को बचाने की हत्तुल इम्कान कोशिश करेगी और करती आई है। ये टीओआर का हिस्सा है ये मामला सारा कि अपील के मामले पे क्या एडवाइस ली गई, क्या क्या मामला थे जो उससे पहले डिस्कस किए गए, और जल्दी में क्यों वहां पे अवार्ड जो है उसकी पेमेंट क्यों की गई, ये सारी चीजें टीओआर का हिस्सा हैं। देखें समद, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक तरफ जो इल्जाम लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम बुजरा जाके उनसे मिलते रहे और उसके बाद यहाँ पे पिछले 2 साल में पीटीआई के दौरे हुकूमत में जाके कट और शेयर की बातें की गई कि जी हमें क्या कट मिलेगा, हमें क्या शेयर मिलेगा, और जो पैसा बैरून मुल्क आइडेंटिफाई होता था वो वहां से रिलीज हो जाता था और अपना कट भी ये निकाल लेते थे। और जिस इदारे को, जिनके साथ इनकी डील थी, उन्होंने अपना कमीशन ले लिया, लेकिन कौम को, मुल्क को पैसा वापस नहीं आया। हाँ, ये तो कट और कमीशन वाला जिक्र अलबत्ता नहीं, आप दुरुस्त बात करिए। कट और कमीशन वाला जो मामला है वो इन टीओआर्स के अंदर उनका जिक्र बिल्कुल नहीं है। वो सवाल यही पैदा होता है, सवाल यही पैदा होता है कि जब आप इंसाफ के तकाजे पूरे करना चाहते हैं तो वहां पे बदनीयती तो हमें शुरू से ही नजर आ रही है। जब हुकूमत के बैठे हुए लोगों के ऊपर, जो कि यहाँ पे बड़े बड़े हमें लेक्चर्स देते हैं, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जी करप्शन हुई और मुल्क को महंगाई में धकेल दिया इस करप्शन ने, वो खुद जाके कट और शेयर की बातें कर रहे हैं, जी साडा हक है थे रख। तो इस तरह से तो मैं समझती हूँ कि कोई द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अवाम कैसे अजमत सईद शेख साहब की तकरीर को कैसे देख रही हैं बतौर हेड तहकीकाती कमेटी? क्विकली देखिए, आपने अपने इंट्रो में खुद ही बताया कि वो नैब के प्रोसिक्यूशन का उसका एक हिस्सा रहे हैं। 2000 की बात है जब परवेज मुशर्रफ का दौर था। एंड अगेन आई वुड से वन मोर थिंग कि इसमें एक बहुत बड़ा जो मेन किरदार एक रहा है वो तारिक फवाद मलिक का किरदार है। तो वेयर इज ही? उसको कब सामने लेकर आया जाएगा मंजर आम पे? एक ऐसा शख्स जिसको करप्शन की बुनियाद पे अपनी नौकरी से बरतरफ किया गया, वो शख्स जिम्मा लेकर पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत, सो कॉल्ड लूटी हुई दौलत को वापस लाने के लिए, ये वाला सवाल आप फारूक नाइक साहब से पूछे जिन्होंने पेमेंट की थी उस वक्त, जाके एक गलत पेमेंट करके आ गए थे उस वक्त। तो देखें, जो भी है, आई थिंक अकाउंटेबिलिटी फेयर होनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क का पैसा, कौम का पैसा, चाहे कोई भी गलत तरीके से ड्रेन करे उसकी जिम्मेदारी बनती है और एक फेयर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होना चाहिए। कमल शोजब साहिबा, ये जो टीओआर सामने आए हैं 2 रोज पहले सामने आ गई सारी चीजें, आज अजमत सईद शेख साहब को भी लगा दिया गया इस तहकीकाती कमेटी का हेड, और बाकी मेंबर्स की जो तकर्री होगी वो उनकी साथ मुशावरत के साथ होगी। आज आप तर्जुमानों के इजलास से उठ के आ रही हैं, जो पार्टी तर्जुमान हैं, हुकूमती तर्जुमान हैं, क्या कह रहे हैं खान साहब? ब्रॉडशीट के मामले को आगे लेके जाने का मेन मकसद उनका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच समर। देखें, जो इन्होंने बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरे जो पीपल्स पार्टी की कुलीग हैं नाज बलोच साहिबा और मुस्लिम लीग नून के कुलीग हैं, आज कम से कम इन्हें फेयर अकाउंटेबिलिटी का ख्याल तो आ गया है। और 2021 में ही आया, देर से आया, लेकिन चलो अच्छे अलार्म है, अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं इनकी तरफ से कि इनको पता लग गया है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं इनकी जो जितनी सारी डिबेट है मैं उसमें 2-3 चीज़ें क्वेश्चन भी रखूँगी और इन्होंने जो सवालात उठाए उसका जवाब भी दूँगी। मुझे ये बताइए, आपने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया और आपने कहा कि पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा 29.5 मिलियन जाके ब्रॉडशीट को दिया, किसके फैसले पे दिया है? लंदन की जो या यूके की जो अदालत है, वहाँ की जो हाई कोर्ट है, उसके फैसले पे दिया। फैसला किस बुनियाद पे हुआ? फैसला उस बुनियाद पे हुआ जो ब्रॉडशीट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जो पाकिस्तान के इदारों का ब्रॉडशीट के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। समर, एक मिनट, मैंने आप सबकी बात तसल्ली से सुनी, मेरा पॉइंट सुन ले, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिए बेशक। मुझे ये बताइए, जल्दबाजी में हुआ या देरबाजी में हुआ? 2000 का कॉन्ट्रैक्ट था, 2020 में अगर उस पर फैसला होता है तो 20 साल तो गुजरे ना, तो जल्दबाजी तो नहीं हुई। लेकिन जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या था कि जितनी रिकवरी होगी नैब के बीच में या आइडेंटिफिकेशन होगी बिटवीन ब्रॉडशीट एंड नैब या पाकिस्तान के वो इदारे जो इन्हें सपोर्ट करे होंगे, उसका 20% जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत उनको देने के लिए लायबल है। यही था ना इनका कॉन्ट्रैक्ट।
और अभी ब्रॉडशीट का जो मामला गया यूके की अदालत में, आखिर उसने कोई फैक्ट्स वहाँ पे शो किए होंगे कि या जनाब अली $100 मिलियन की हमने कोई इनको जायदादें निकाल के बताई, जिसका $80 मिलियन पाकिस्तान के ख़जाने में आना था और $20 मिलियन जो है वो हमारा बनता था क्लेम। तो अब हमारा क्लेम तो ये नहीं दे रहे जो सर्विसेज हमने इनको दी है। सवाल ये पैदा होता है कि वो $100 मिलियन की जो प्रॉपर्टीज बनी, एक मिनट समर, एक मिनट प्लीज, एक मिनट जरा तसल्ली से मुझे टाइम दे, मेरी बात सुन ले। वो $100 मिलियन की के ऊपर $20 मिलियन का जो हमारे ऊपर डज पड़ी है इस वक्त, वो टैक्स पेयर के पैसों से आनी नहीं थी। अगर मेरे भाई जो अहमद साहब की पार्टी को एनआरओ ना देते, मुशर्रफ साहब, और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी को एनआरओ ना देते, तो वो पैसे हमारे खजाने में आते, उल्टा टैक्स पेयर को फायदा होता, उनको पैसा मिलता, रिकवर होता जो उनका चोरी हुआ है, और उसी पैसे का 20% इस शख्स को मिलता जो ब्रॉडशीट का सीईओ, और वो अपना जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके मुताबिक गया। मुझे ये बताइए कि कॉस्ट किस वजह से हमने पे की? चोरियां ये करते रहे हैं, और क्योंकि हम लायबल हैं, और जब आपको इंटरनेशनल एक कोर्ट जो है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में वो ले गया आपको लिटिगेशन में, तो आपने जाहिर है फाइन पे करना है। सवाल ये बनता है कि अगर आपको अकाउंटेबिलिटी का और पाकिस्तान हाई कोर्ट का फैसला हर पे आखिर नहीं होता, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट फोरम भी होता है, वहां अपील की जा सकती थी। जल्दबाजी की गई है अवार्ड की रकम पे करने में। एक मिनट मेरी बात सुन लें समर, एक मिनट ठहर जाए समर, एक मिनट ठहर जाए, चले मान लेते हैं की गई होगी। मुझे बताइए 31 मई 2018 तक तो इन सारे बहुत समझदार लोगों की हुकूमत थी, ये कॉन्ट्रैक्ट भी मौजूद था, इनको भी पता था, और इनको नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से तकलीफ भी बहुत थी। ये डॉक्यूमेंट मैं बारहा दिखा चुकी हूँ और अगले 10 साल तक भी दिखाऊंगी अगर इस पे अमल नहीं हुआ है तो। ये नैप के बारे में शिके इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिख के दी हुई है, 13वीं शिके सी और डी क्लॉज। तो जब आप उस वक्त ना रिफॉर्म्स कर सके, ब्रॉडशीट के साथ नैप का ताल्लुक है ना, और नैप का अगर इनको पता था कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कोई गड़बड़ है, तो इन्होंने क्यों अप्रोच नहीं किया? हर किसी ने अपनी रिस्पांसिबिलिटी को एक्सेप्ट करना है। को लटकाया 2016 में, समर एक मिनट एक सेकंड, 2016 में ये कोर्ट इसके ऊपर जाके फैसला हो रहा था, उसके बाद इस पे अपील की गई या व्हाटएवर, मुझे उसकी डिटेल्स अभी नहीं पता। लेकिन ये बताइए कि ये 2018 तक क्यों सत्तू पी के सब सोए हुए थे? उस वक्त ये टैक्स पेयर की मनी, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हैंगिंग सोर्ट था। आपने क्या किया? आपने क्यों उन लोगों से पैसा रिकवर नहीं किया जो ब्रॉडशीट ने आइडेंटिफाई किए थे? और ये अभी ये इनके आखिरी ये जो अभी के 10 साल है उसके बारे में नहीं है, ये पिछली 10 ईयर्स की बातें हो रही हैं, ये 90s के दौर की बातें अभी तक चल रही हैं। बस मेरा सवाल आपसे सिर्फ यही है कि मकसद जो है सारे अमल का, बताएं मकसद सारे अमल का सिर्फ अपने जो पुराने सियासी हरीफ हैं उनकी नेमिंग एंड शेमिंग, उन्हें बदनाम करना, एक्सपोज करना है, या फिर हकीकत में माजी की गलतियों से सबक सीखना है? सियासी हरीफों की बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर तो वो कट्स वाले मामले का जिक्र नहीं, टीओआर के अंदर। मेरी बात सुनिए मेरे भाई, मेरी बात सुनिए। सियासी हरीफों से हमें कोई तकलीफ नहीं है अगर वो पाकिस्तान में फेयरनेस की बुनियाद पे सियासत करें। मुझे मलिक अहमद साहब से कोई तकलीफ नहीं, मैं नाज की बहुत इज्जत करती हूँ, मुझे इनसे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सियासत की खाल में छुप के अगर पाकिस्तान का किसी ने भी पैसा लूटा, चाहे वो मेरा सगा बाप भी होगा, मुझे उससे बहुत तकलीफ है। मैं नेम भी करूंगी, शेम भी करूंगी, ब्लेम भी करूंगी, और मेरे ख्याल में वो हम सबको करना चाहिए। मैं कैसे इजाजत दूंगी किसी को कि मेरे बच्चों के फ्यूचर से आप खेलें, आप सरे महल बनाएं और उसको डिस्क्लेम करें कि 96 में असेंबली में खड़े होकर कि हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जब वो बिक जाए और उसके पैसे आए तो वो आपके अकाउंट में चले जाएं। माजरत के साथ वाली बात का बता देना मुझे, सियासतदान नहीं कहती। जो कट वाला मामला है, जो कट वाला इल्जाम है, वो इन टीओआरस के अंदर है ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है उसका। मेरी बात सुन लें, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वो कट वाला मामला उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर आगे हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस पर कट होगा। तो जो क्राइम होता नहीं है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, क्राइम के बाद अकाउंटेबिलिटी होती है, उस पर पनिशमेंट होती है। एजम्पशंस पे आप नहीं कर सकते, जो क्राइम कमिट हुआ है उस पे आप जरूर अकाउंटेबल करें। और उस पे 100 दफा आके शहजाद अकबर साहब बयान दे चुके हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि आप अगर ये हमें पूरी डिटेल उस शख्स की दे दे, कौन है, किसने किया है, तो हम तो उसको नहीं छोड़ेंगे। रिश्वत मांगना बुरा नहीं है, कोई बंदा रिश्वत दे दे वो तब बुराई है। मैं समझती हूँ कि ठीक है, बिल्कुल बुरा है, बिल्कुल बुरा है। वो बता दें कि किसने किया था, एग्जैक्ट उसका पता लगाएं। तो नहीं, टीओआरस के अंदर डाल देते ना, मैं ये कह रहा हूं टीओआरस के अंदर डाल देते तो नाम सामने आ जाते। समर टीओआरस अभी देखे, मुझे उसका मालूम नहीं है कि टीओआरस बिल्कुल फाइनल है या मजीद भी उसमें ऐड ऑन हो सकता है। वो 100 दफा भी कल से असेंबली का इजलास शुरू हो रहा है,
नाज साहिबा भी उसकी मेंबर है, मैं भी मेंबर हूँ, वहाँ पे आप रेस करें, इंशाल्लाह ताला आपकी सारी बातें पहले भी सुनी गई थी, फैक्टर पे भी आपकी 80% बातों में डिलिब्रेशन मानी गई थी, जहां आप जायज मुतालबे करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में करते हैं। आज हम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की मीटिंग में इकट्ठे बैठे हुए थे, जहां आपकी कोई फेयर डिमांड होती है वहां पे हम सारे मिलके एक बात कर रहे होते हैं। जो आप जस्टिस साहब की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरे ख्याल में मेरे भाई अहमद साहब ने उनकी फेयरनेस पे स्टैम्प किया है, और जो बाद के रोल थे जहां पे मेरे ख्याल में उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आया तो जो फेयरनेस की डिमांड है उसके मुताबिक शायद वो खुद भी ना उसमें कंटिन्यू करें, लेकिन मैं समझती हूँ कि हुकूमत ने एक अच्छा स्टेप लिया है और हमें कहीं से सिरा पकड़ना है और उसको आगे लेके चलना है, तो हमें तहकीकात का इंतजार करना चाहिए, पहले कंक्लूजन्स नहीं ड्रॉ करने चाहिए कि ये जी तो मलिक अहमद साहब, तो मलिक अहमद साहब वो काबल चौधरी साहब करिए, अपोजिशन डिमांड करेगी टीओआरस के अंदर कुछ चीजें तो वो डाल दी जाएंगी, मतलब कट्स वाला जो मामला है वो नहीं है इन टीओआरस के अंदर, तो करेंगे डिमांड आप लोग फिर? और मजीद आपकी क्या 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 तजावीज़ है, क्या इसमें ऐड होना चाहिए? समर दिस इज अच्छा समर विद नो ऑफेंस टू योर क्वेश्चंस, मैं आई डोंट मीन कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सारा एक तुरफा तमाशा है, एक नॉनसेंस है। देखिए ना, बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात ये है कि एक अथॉरिटेरियन रजीम जनरल मुशर्रफ की वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ज़बरदस्ती उतारती है, जेलों में डालती है और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम करती है, और फिर ब्रॉडशीट से नैब के ज़रिए कोई एग्रीमेंट करती है, कुछ मिलता नहीं है तो 2003 में उसे टर्मिनेट कर देती है। अब ये एक ऐसी रजीम की एग्रीमेंट थी जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, इलीगल थी, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था। ये उस नैब की अरेंजमेंट थी जिस नैब को स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंद है। तो मैं तो ना ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव और मैंने आपसे बड़ी आई बैक टू डिसएग्री, मैं डिसएग्री करता हूं, ये तुरफा तमाशा नहीं है। 2003 में मामला अगर खत्म हो जाता तो फिर चले ठीक था, आज हम उसे एक नॉन इशू को पीट रहे हैं। समर मुझे आज $30 मिलियन पाकिस्तानियों की जेब से गया है। एक सेकंड प्लीज जी, अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं बात करूंगा। जी बोले। कमल बड़ी पेशेंस के साथ नहीं मतलब लेकिन मुझे पहले अब आप यू नो मेरी आदत नहीं है। आप बोले मलिक साहब बोले। आप जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन से डिसएग्री कर रहे हैं? दिस इज व्हाट यू सेड। बिल्कुल नहीं, बड़ी अजीब बात है। क्या जनरल मुशर्रफ तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, अगर जनरल मुशर्रफ की नैब और उसका वो तारिक फवाद मलिक जो ख़ुद एक नैब का एक्यूज़ था, जाके किसी एक ऐसी कंपनी के साथ, ब्रॉडशीट नामी कंपनी के साथ कोई मुआहिदा करता है कि आप एक्स प्राइम मिनिस्टर को, जिनको हमने ज़बरदस्ती माजूल कर दिया, इनको तोड़ के उनके कोई कारोबार या उनकी कोई दौलत या उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ हमें पकड़ कर दें और 2003 तक उसको नहीं मिलती, तो तभी तो टर्मिनेट करता है ना। या तो उसको मिल गई होती, वो तो एनआरओ तो बात और, वो तो एनआरओ हो गया था सर, उस वजह से ये सारा मामला खत्म हुआ। और अगर वो एक सेकंड यार, एक सेकंड से एक मिनट ठहरे, नहीं ब्रेक लगाएं। एनआरओ, आपको शायद पता नहीं कि एनआरओ किस वक्त हुआ और कैसे हुआ। एनआरओ एक लॉ था, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस था। उससे पहले तो एक माफ़ीनामे का झगड़ा रहा। तारीख़ी तौर पे चीज़ें दुरुस्त रहनी चाहिए। हम पाकिस्तान के उन इश्यूज़ की बात कर रहे हैं जिन पर आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री बेस्ड है। देखिए, अगर आपको याद होगा समर के जब मियाँ साहब को माजूल करने के बाद उनको हब्से बेजा में गैर कानूनी तौर पे अटक जेल में रखा था, तो उस वक्त ये था कि उन्होंने एक पार्डन लेटर प्रेसिडेंट को लिख के भेजा है। तब एनआरओ लफ्ज़ पाकिस्तान की सियासी वोकैबुलरी में नहीं था। नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस तो बहुत बाद में है, और वो किस वक्त आया जब आपने बहुत सारे मुकदमात जो थे, जिनमें पॉलिटिकल लोगों के मुकदमात भी थे, लेकिन मेजॉरिटी मुकदमात उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों के थे और सब क्रिमिनल नेचर के मुकदमात, बिल्कुल, जिसमें FIRs थी, एक्सटॉर्शन की, भत्ते की, कत्ल की, उसकी लिस्ट कुछ सैकड़ों में जाती थी। तो तब नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस आया था। अच्छा, अब नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, अब एनआरओ एक उर्फ़े आम में आप कह देते हैं कि एनआरओ मुशर्रफ ने दिया। कोई मुशर्रफ ने एनआरओ नहीं दिया था।
उस वक्त जो अरेंजमेंट, अगर कोई भी अरेंजमेंट हुई तो वो तो बिटवीन नैब एंड बिटवीन प्रेसिडेंट मुशर्रफ थी, जिनको आप कह रहे हैं कि मैं डिसएग्री करता हूँ। मैं तो प्रेसिडेंट भी साथ कहते हुए थोड़ा सा एक गैर आईनी बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आज कोई मुकदमा किसी पे बन सकता है पहले इब्तदाई तौर पे, जो कि बिल्कुल प्रूवन है कि ये किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा होना चाहिए, तो वो तो किबला हुकूमत पाकिस्तान आज की इमरान खान साहब की सबसे पहले कोई इंडाइटमेंट करने की जुर्रत करें ज़रा परवेज़ मुशर्रफ साहब की, है हिम्मत इनमें करने की। यानी जिनके ऊपर ये एलेज कर रहे हैं कि वो उस वक़्त के जाबिर तरीन हुक्मरान थे, इमरान खान की टाइप के ही थे, और उस वक़्त वो बिल्कुल नैब को ऐसे ही इतना ही बेदरेग इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है। वो जो कर रहे थे उसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। एक सेकंड समर, एक मिनट प्लीज़। मैं आपके साथ जी आप मुकम्मल कर लें, मुझे ब्रेक पे जाना है। जस्ट हेयर मी आउट प्लीज़। नहीं, मुझे आज मैं आपसे तकाजा करूंगा कि थोड़ी देर के बाद ब्रेक पे चले जाएं। इसी ब्रॉडशीट के साथ वो जो आफ्ताब शेरपाव था वो उनका वजीर था। इसी ब्रॉडशीट के साथ मखदूम फैसल साले हयात जो थे वो उनके वजीर थे। वो इसी ब्रॉडशीट के साथ ही थे ना। तो बेसिकली ये एक एक्सटॉर्शन का इंस्ट्रूमेंट था, कुछ और नहीं था। ये इट वाज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन। टू ऐड मोर यही तारिक फवाद मलिक जो है ये भी इसी ब्रॉडशीट के साथ नैब का एब्सकॉन्डर होने के साथ नैब का गवाह बना हुआ था 2016 में जब नून लीग की हुकूमत थी। ये देखिए मेरी बात सुने, एक गलत काम, नहीं यार देखिए मेरी बात सुने ना समर, एक मिनट ठहरे। मैं ये कह रहा हूँ कि दो लोग इसमें सोलली रिस्पॉन्सिबल हैं इस पेमेंट के होने के। एक वो जो मुआहदा करता है और एक वो हुकूमत जो आज अदायगी करती है। अगर ये इस काबिल नहीं है कि ये अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट कैसे कर लें, तो ये हुकूमत छोड़ दें। फिर ये हर काम पे कहते हैं कि हमें नहीं पता। ठीक है। ना तो कोई वीट पॉलिसी प्रॉपर दे सकते हैं, हमें नहीं पता, ना शुगर पॉलिसी प्रॉपर दे सकते हैं। आपका पॉइंट आ गया मलिक साहब, मैं उस पर दोबारा आता हूं जरा। लेकिन ये है कि मेरा पॉइंट तो ये है कि सन 2000 से लेकर 2020 दिसंबर तक जिस हुकूमत का जो किरदार था तमाम इसमें जिम्मेदार हैं और हर किसी ने इस पर अपने जो जवाबदेही है वो उसने देनी है। एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे बिजली की कीमतों में होने वाले इजाफे और बढ़ते गर्दिशी कर्जे पर। इस हवाले से खान साहब कुछ अर्सा पहले तक क्या दावे करते रहे और आज हो क्या रहा है, बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने मई 2019 में उमर अयूब साहब को बड़ी मुबारकबाद दी थी कि वो गर्दिशी कर्जे कम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि बिजली की कीमतें साथ साथ बढ़ रही थी, टैरिफ बढ़ रहा था, लेकिन खान साहब उमर अयूब साहब की तारीफ़ कर रहे थे। ये ट्वीट भी आपके सामने है कि वो 38 अरब रुपये फ़ी महीना से 26 अरब रुपये फ़ी महीना पर ले आएँ और अगले दिसंबर में जो गर्दिशी कर्जे हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो आज जो है ये कर्जे कहाँ पहुँच गए हैं ये मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उमर अयूब साहब जो हैं वो उस वक़्त क्या दावे करते थे, ज़रा उनका दावा भी सुना दें साथ ही साथ। महीने का गर्दिशी कर्जे का बहाव इसको हम लोग कम करके 26 अरब तक लाएंगे। फिर जून 2020 तक इसको हम लोग 8 अरब रुपए महीना तक लाएंगे। दिसंबर 2020 तक इंशाअल्लाह ताला गर्दिशी कर्जों का बहाव 0 हम लोग करके देंगे। तो नाज़रीन, दिसंबर 2020 तक गर्दिशी कर्ज़ों का जो फ़्लो है वो बिल्कुल 0 पे आना था। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो गर्दिशी कर्ज़े कहाँ खड़े हैं, मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ। तो नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जो गर्दिशी कर्ज़े थे वो 1126 अरब रुपये 1126 अरब रुपये पर थे और यही इजाफा नून लीग ने किया था, चूँकि पहले वो क्लियर करके गए थे। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में गर्दिशी कर्ज़े 2306 अरब तक पहुँच चुके हैं और अब तहरीक इंसाफ के 29 माह में अगर देखा जाए तो ये 1180 अरब रुपए का इजाफा पीटीआई की हुकूमत कर चुकी है गर्दिशी कर्जों में। और माली साल 2020-21 के खात्मे तक 2805 अरब तक हो जाएंगे। यानी दिसंबर 2020 में ज़ीरो होना था गर्दिशी कर्जा, तो ये पहुंच चुका है 2300 अरब तक। और गर्दिशी कर्जों में जो हर महीने
इजाफा हो रहा है वो 44.8 अरब रुपए के हिसाब से इजाफा हो रहा है। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, ये तो गर्दिशी कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। होना ये चाहिए था कि बिजली की कीमतें हैं वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपके सामने वो भी मामला रखता हूं कि आज हुकूमत ने फिर फैसला किया है बिजली की कीमतें बढ़ाने का। आज बिजली की कीमत 1 रुपये 95 पैसे बढ़ा दी गई है फी यूनिट। जरा सुन लें वज़रा ने इस बारे में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कंपल्सरी पेमेंट या बिजली के शोबे में कैपेसिटी पेमेंट्स, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमें विरसे में दी। साबका हुकूमत ने बारूदी सुरंगें लगाई थी। इस वक्त हम लोग ये इजाफा जो करने जा रहे हैं ये 1 रुपये 95 पैसे का है। अब नाज़रीन 1 रुपये 95 पैसे का इजाफा कह रहे हैं कि उमर अय्यूब साहब होने जा रहा है। इससे पहले जो इजाफा हो चुका है वो भी मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रखता हूँ। बिजली की कीमत में जो 300 यूनिट से ज़ायद इजाफा जो इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं, मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में 15 रुपये 66 रुपये फ़ी यूनिट था, 15 रुपये 66 पैसे। तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में 17 रुपये 60 पैसे फ़ी यूनिट ये हो चुका है। और तहरीक इंसाफ के 29 माह में 1 रुपये 94 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा हो चुका है अब तक। और अब 1 रुपये 95 पैसे मजीद इजाफे का अनाउंसमेंट आज हो चुकी है। बिजली की कीमत में जो इजाफा हुआ है 700 यूनिट से ज़ायद के जो सार्फिन हैं इस्तेमाल करने वाले, नून लीग के दौर में 17 रुपये 93 पैसे फ़ी यूनिट अदा कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के 29 माह में 20 रुपये 70 पैसे फ़ी यूनिट अदा कर रहे हैं। और अब तक जो इजाफा देखा गया है वो 2 रुपये 77 पैसे PTI की हुकूमत में हो चुका है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो हर महीने हम देख रहे हैं कि टैरिफ 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये फ़ी यूनिट हमसे इजाफी लिया जाता है, वो इससे अलग है। और आज से 1 रुपये 95 पैसे मजीद बिजली की कीमतों में इजाफे का ऐलान हो चुका है। लेकिन ये मामला फिर पिछली हुकूमतों पर डाल दिया गया। कमल शोजब साहिबा, ये पाकिस्तानी अवाम इतने सादे भी नहीं है कि हर मामला आप पिछली हुकूमतों पर डाल दें। तो यही उमर अय्यूब साहब मई 2019 में कह रहे थे कि ये ज़ीरो कर देंगे, सारा कुछ ठीक कर देंगे, तब उन्हें नहीं पता था। देखिए, इसका जवाब उमर अय्यूब साहब ही दे सकते हैं कि उनको पता था या नहीं पता था। मैं एनर्जी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे पता है मैं सिर्फ वो बता सकती हूँ आपको। अवाम सादे हैं और उनको यही बताया गया था कि सारा कुछ बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा मैजिक हो रहा है। अभी अहमद साहब पिछले सेगमेंट में कह रहे थे कि इनको किसी चीज़ का पता नहीं होता, इनको कोई पॉलिसी देनी नहीं आती। हमें हर चीज़ का पता है, इसलिए हम उसको जो उसके रूट कॉजेज़ हैं उनको एड्रेस करके सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। हम एड हॉक बेसिस पे पाकिस्तान नहीं चला रहे हैं और ना हम लोगों को वो चूरन बेच रहे हैं जो हमने पिछले कितने 35-40 साल, तो मैंने बचपन से लेके अब तक खाया है कि जी पता नहीं पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बनते बनते कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि आप भी जजमेंटल इस पे कमेंट्स पास ना करें कि जी पिछलों पे क्यों डाला जाता है। मैं तो बात नहीं कर रहा, ये उमर अय्यूब साहब भी कह रहे थे ना, वही कह रहे थे कि दिसंबर 2020 में गर्दिशी कर्जे जीरो हो जाएंगे। मैं कुछ जजमेंट पास नहीं कर रहा। मैं आपके सवाल आ गए हैं समर, आपने बड़ा जामे सवाल पूछा है, अब उतना जामे जवाब भी सुन लीजिए, क्योंकि बाकियों का भी पंचिंग बैग मैं ही होंगी इंशाल्लाह, और जवाब आप मुझे फिर देने नहीं देंगे तो फायदा नहीं है फिर बात करने का। देखें, सिंपल सी बात है, जब भी पॉलिसी को इवैल्यूएट करते हैं, जब आप चीज़ों का इम्पैक्ट देखते हैं तो आपको उसको पिछले के साथ मिला के ही देखना पड़ता है, आइसोलेशन में नहीं होता है। ये एक वक्त का खाना नहीं है कि अभी खा लिया तो हजम हो गया, फिर अगली टाइम से पहले आप ना पूछें। अगर आपके बच्चे का या आपका पेट खराब हो ना तो 4 दिन 5 दिन पुरानी हिस्ट्री तो डॉक्टर भी पूछता है कि पहले 5-6 दिन पिछले दिनों क्या खाते रहे हो जो आज पेट खराब हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पिछली पॉलिसीज़ पे और पिछली हुकूमत की आप बात ही ना करें, बस ऐसे ही हाथ रख लें और बस चलना शुरू हो जाए। अच्छा, अब मैं जो इस पे फैक्ट्स हैं वो मैं बता दूं। नंबर 1 के जितनी आपने इन्होंने लगाए, जो IPPs की भी बात होती रही और बड़े अरसे से हुई, और सबसे बेहतर है नदीम बाबर साहब ने कामरान खान साहब के शो में बड़ी उसके ऊपर फैक्ट्स बताए, मैं उन्हीं को ही कोट भी करूंगी। और अभी जो मेन सादी जुबान में बता दूं, जिस वक्त आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए, आपने महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स किए, आपने 15 साल के लिए फिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए। तीसरी बात यह है कि आपको जितनी चाहिए थी एनर्जी उससे आपने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स जाके कर लिए। फॉर इंस्टेंस, समर में अगर आपको 26,000 यानी गर्मियों में अगर आपको 26,000 मेगावाट की ज़रूरत है, आपकी बिजली अब इस वक्त पैदा हो रही है यानी एनर्जी आप जो प्रोड्यूस करें 36,000 मेगावाट है। कैपेसिटी चार्जेस, एनर्जी चार्जेस तो मोस्ट लाइकली सस्ते मैं इस तरफ आऊंगा जरा, ये मलिक अहमद साहब से हम इस पे जवाब उनका जानेंगे। मैं जरा नाज बलोच साहब से जरा उनका मौका ले लूं, जरा मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। नहीं, पहले मुझे 1 मिनट दे दें, मैं बात पूरा कर लूं फिर आप कर लें। मेरा आप मौकफ पूरा होने दे, फिर आप इनसे जितना मर्जी पूछें। मैं काफी टाइम से नाज बलोच साहब की तरफ निकला, जरा उनसे इस पे बड़ी अहम मैंने बात जाननी है।
मैं दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूं। चार्जेस समर 1 मिनट दीजिएगा, आप अगर इंटरप्ट ना करें तो मैं बात कंप्लीट कर लूं। 75% आपके कैपेसिटी चार्जेस है और 25% एनर्जी चार्जेस हैं, और आईपीपीस के आपके जो 15 सालों के महंगे ठेके कर लिए, आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें, गुब्बारों में पैक करके दे दें, वो पैसे आपको फिक्स पेमेंट करनी है। दूसरा, इंपोर्टेड ऑयल पे अगर आपने प्राइस अपनी जो मुआहदे किए हुए हैं, तो ऑयल जिस वक्त भी महंगा होता है आपकी जब 7 रुपये डेप्रिशिएट करता है तो ओवरऑल उसके जो है वो ट्रांसफर करनी अभी भी हुकूमत रोकती है, इनफैक्ट खुद लेती है और आगे कंज्यूमर को ट्रांसफर नहीं करती। लेकिन आप फिलहाल तो हम इस जाल में फंस चुके हैं, इससे निकलने के तरीके ढूंढ रहे हैं, ऑल्टरनेट पे जा रहे हैं। अब तो बढ़ाते ही जा रहे हैं। बहरहाल नाज बलोच साहिबा, ये जो मामला है ये गरीब आवाम का मामला है। बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं कंवल शोजब साहिबा, बिजली की कीमतें हैं बढ़ती जा रही है। 1 रुपये 94 पैसे पहले इजाफा हुआ, 1 रुपये 95 पैसे आज इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। ये मामलात कब, इन पे कब तहरीक चलेगी? ये कब अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक के एजेंडे पे आएंगे? समर, पिछले हुकूमतों की यादें अगर ये ताज़ा करना चाहते हैं, अच्छी बात है। जिस तरह अभी कंवल कह रही थी कि पिछली हुकूमतों के जो मामलात हैं उनको हम भूले भी ना, आपको याद रहना चाहिए कि जिस हुकूमत ने आपको जिस हुकूमत से आपने टेक ओवर हैंड ओवर किया और आगे कंटिन्यू किया, वो 1100 अरब आपको देकर गए गर्दिशी कर्जा। आप 2400 अरब तक पहुंचा चुके गर्दिशी कर्जा 2 से 2.5 साल के अंदर। तो इतनी जो आपकी इनकॉम्पिटेंस है वो तो चीख और चिल्ला पुकार के कह रही है कि इस हुकूमत ने सिर्फ इतने सालों में 2.5 सालों में झूठ के पलंदे के अलावा और कुछ नहीं किया। अवाम को झूठ झूठ झूठ, जिस दिन ये सच बोलना शुरू करेंगे उस दिन आधे मसाइल हल हो जाएंगे। बात यह है कि इन्होंने 2 दिन पहले इन्होंने कहा कि हमने बिजली के सस्ते मुआहदे कर लिए, अवाम को झूठ बोला। 2 दिन के बाद आपने बिजली के रेट में 1 रुपये 95 पैसे का इजाफा कर दिया। LNG 70 सालों की तारीख में सबसे हाईएस्ट रेट पे आप LNG खरीदते हैं, गालियां आप पिछली हुकूमत को देते हैं। बिजली के यूनिट सबसे ज्यादा आप बढ़ाते जाते हैं, 100% आपने बिजली की कीमतों में इजाफा किया, गालियां आप पिछलों को दे रहे हैं। चीनी की कीमत देख लें, 55 रुपए आपको मिली थी, आप 100 से ले जाते हैं, फिर 80 पे लाके खुशखबरी देते हैं, फिर अगले हफ्ते 100 पे ले जाते हैं। सिंध में तो उगनी शुरू हो गई है चीनी। मुझे देखिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मैंने इंटरप्ट बिल्कुल नहीं किया। मेरी बात गुजारिश है कि सुन ले गौर से। तो बात यह है कि आप LNG के मुआहदे आप गलत करें, आपको कोई पकड़ नहीं है। आप पेट्रोल की कीमतें दुनिया भर में रुल जाएं, नीचे से नीचे चली जाएं, आप आवाम को तब भी सुकून का सांस न देने दें। सर्दियों में आपने बिजली की कीमतों में इजाफा किया, गर्मियों में आपने पता नहीं क्या हशर कर देना। मेरा ख्याल है अवाम तो लालटेन की तैयारी शुरू कर दे, अब तो दिया और मोमबत्तियों के ऊपर आप अवाम को लेकर आ रहे हैं। गैस पूरे पंजाब में लोग रुल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में लोग परेशान है कि गैस का बहरान है। मुझे आप एक कामयाबी बता दें, एक चीज मुझे आप बता दें जो आपने सही सिमत में डायरेक्शन में की हो। आप हर चीज के अंदर आपकी कीमतों में आप इजाफा देखें, आप महंगाई में इजाफा देखें, आपके कारखाने शट डाउन हो रहे हैं, फिर आप यहाँ पे बैठ के कहते हैं जी पिछले छोड़ के गए। अच्छा नाज बोलो साहिबा, पिछलों के टैरिफ रेट अभी समर आपने अपने प्रोग्राम में चला दिए। नाज बोलो साहिबा, आवाम ने करना है। नाज बोलो साहिबा, दौरे हुकूमत में तनख्वाह पे गुजारा होता। नाज बोलो साहिबा, मुझे 2 बातें बता दें मुख्तसरन, मुझे 2 बातें मुख्तसरन बता दें। एक तो जो आपने मोमबत्ती वाली और लालटेन वाली बात की, तो उस मोमबत्ती लालटेन की वजह से ही जब आपके दौरे हुकूमत में लोग जलाते थे 9-9 घंटे, उसकी वजह से नून लीग को हुकूमत मिली थी, उन्होंने बिजली के मामले पे ही इलेक्शन लड़ा था और वो जीते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर आज होते इक़्तिदार में, IMF का प्रेशर है कि कीमतें बढ़ाएं, टैरिफ को एडजस्ट करें, क्या करते आप? जाहिर है बिजली महंगी पड़ रही गवर्नमेंट को और वो सब्सिडी दे रहे हैं, वो सब्सिडी IMF का प्रेशर है। हमने हुकूमत की, जब हमारी हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी ने अपनी मईशत की और अवाम की किस्मत के फैसले IMF के ऊपर नहीं डाल दिए थे। ये हुकूमत है जो घुटने टेक कर बैठी है IMF के आगे। ठीक है। ये हुकूमत है जो कहती कुछ है और करती कुछ है। ये हुकूमत है जो पिछलों को गाली देके उनसे ज्यादा खौफनाक मंजर पेश करती नजर आ रही है इस वक्त। तो आप मुझे बताइए ना, IMF से मुआहदे ये करें, IMF के तहत ये रेट्स अवाम के ऊपर महंगाई के बम, ये क्या नहीं कहते थे? मलिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पे ले लो जरा। मलिक साहब, पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, 1 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, तो ये कहते थे पेट्रोल बम डाल दिया अवाम के। ठीक है मलिक साहब, तो अरबों रुपए की करप्शन हो गई। मलिक साहब, फिर मान ले, आप पेट्रोल पे जो टैक्स ले रहे हैं अवाम से, फिर होना ये चाहिए था। मलिक साहब जरा आप भी रेट में इजाफा कर रहे हैं तो सर्कुलर डेट कम होना चाहिए था। कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस पे मलिक अहमद साहब के लेते हैं, चूंकि सारा मामला घुमा फिरा के गवर्नमेंट ने नून लीग पे डाल दिया। जी
आज बिजली की कीमत 1 रुपये 95 पैसे बढ़ गई है, सारा मामला नून लीग पर डाल दिया गया सर। एक अच्छा सुने ना, वो एक हमारे देहात में कहते हैं जो सबक पढ़े ते खैर दिन, ना पढ़े ते खैरू। अब मामला ये है कि एक बड़ी सिंपल सी बात है यार कि देखें, आपने IMF से एक मुआहदा किया है और उस मुआहदे के नतीजे में आपने ये कमिट किया उनके साथ कि आप कोई रिलीफ नहीं देंगे पब्लिक को। मोटी बात ये है जो आम फहम में आनी चाहिए। और आप किसी किस्म की बिजली की कीमतें जो आपने टाइमलाइंस दी हैं, तो आपने उनसे कमिट किया हुआ है कि आप इतनी बढ़ाएंगे 1 साल के अरसे में इतनी। आपने 29 माह में कहा, तो लगभग स्लैब्स के मुताबिक जो लोअर कंज्यूमर्स हैं वो कोई तकरीबन 4 रुपए के करीब उनका टैरिफ बढ़ गया यूनिट का, और जो थोड़े हाई यूजर्स हैं उनका उससे कुछ ज़्यादा बढ़ गया। तो ये इनकी एक कमिटमेंट है IMF के साथ। बाकी सब जो है वो सबक पढ़े तो खैर दिन, ना पढ़े तो खैरू वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि नेल्सन मंडेला की एक बड़ी फेमस, वो कैपेसिटी पेमेंट वाली बात तो ठीक करते हैं ना सर, कि इस्तेमाल ना भी करें, बिजली कम ना भी आ रही हो फिर भी पैसे देने हमने। नहीं, किराए का घर रहे ना रहे पैसे देने। नहीं, दैट इससे देखिए, इससे ज़्यादा मैंने एक ट्विस्टेड वर्जन कभी सुना नहीं। देखिए आप बात किया, ठीक है, जब PMLN की गवर्नमेंट आई थी तो मैं आपसे वैसे बात कुछ और करना चाह रहा था। मुझे गालिबन लगता है कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है PTI के कुछ। ठीक है सर, आपको उसके साथ कुछ कैद तो नहीं होना, लेकिन मेरे पास सर टाइम खत्म हो गया है प्रोग्राम का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे फैसलाबाद में आज एक और नौजवान को पुलिस एहलकारों ने दरिंदगी का निशाना बना डाला। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। बात करेंगे पुलिस गर्दी की। आज फैसलाबाद में एक नौजवान को पुलिस एहलकारों ने इसलिए गाड़ी से उतार के गोलियां मारी कि उससे मुबैना तौर पर गलती से एक ASI के पाँव पे गाड़ी चढ़ गई और फिर उसकी तरफ बंदूकें तान ली गई। वो बच्चा, ये नौजवान जो है घबरा के भागा तो उसकी गाड़ी को रोक के उतार के उसे गोलियाँ मारी गई। अब ये क्या हो रहा है रियासत मदीना के अंदर कि जहाँ पर साहिवाल में बच्चों के सामने बाप को भून दिया जाता है, मुजरिमान बरी हो जाते हैं। इसके बाद इस्लामाबाद के अंदर भी एक नौजवान को गाड़ी रोक के चारों तरफ से गोलियां बरसाई जाती हैं, 11 गोलियां जिस्म में उतार दी जाती हैं। और दावा तो था पुलिस रिफॉर्म्स का, लेकिन खान साहब वो पुलिस रिफॉर्म्स कहाँ गई? एक वाक़े में भी अगर मिसाल कायम की जाए तो शायद इस तरह के वाक़यात दोबारा रिपीट ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।